हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये आपके क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 है। ओके, सो ये हमारा वन शॉट वीडियो है और इस एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, फार्मूला और एक्सरसाइज मैं सारा समझाऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पार्ट है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट, अगर आपने इस एक वीडियो को देख लिया ना तो आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ूंगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, चार्ज के फ्लो के बारे में, चार्ज के मूवमेंट के बारे में, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक है। चार्ज के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद जो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में वो है इलेक्ट्रिक करंट। वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला एक डिवाइस है हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम है एमीटर। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। वह पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इसे पोटेंशियल भी कहते हैं। पोटेंशियल को मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसका नाम है वोल्टमीटर। तो हम वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा एक टॉपिक है ना। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है। इनके रिलेशन को दिए थे ओम जी ने। ओके, सो उसे हम कहते हैं, उसे हम पढ़ते हैं जिस टॉपिक में, उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। साइमन ओम ने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन दिया था। ठीक है, उसे ही हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं और ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ओम्स लॉ से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। एक ही वीडियो में हम सारा का सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं। ओके, सो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर ख़त्म होगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना। डेफिनेटली मैं इस पूरे चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ओके, सो यहाँ पे बस रिलैक्स होकर के बस इस वीडियो को एक बार देख लेना है। ओके, अगर इस एक वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका सारा का सारा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है। अगर आप अभी अभी क्लास 10th में आए हो तो ये वीडियो देख के शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, ये सिर्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ही वीडियो है। ओके, इसके बाद मैं अलग से हर टॉपिक के बारे में सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल्स स्टडी में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ पढ़ने के बाद, ओम्स लॉ के बाद हमें एक नया टर्म हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है। उस टर्म को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ओके, सो इस पूरे चैप्टर में ना हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों के रिलेशन से जो टॉपिक आता है उसका नाम है रेसिस्टेंस। तो हम देखिए क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बाद हम रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है।
उससे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। उसका नाम है रेसिस्टिविटी। इस पे कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कंटेंट कवर करेंगे वो कंटेंट है हमारा वेट ओके। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ओके, जब हम रेसिस्टेंस पढ़ लेंगे तो रेसिस्टेंस के बाद हम रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और इस पर हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आगे वाले एग्जाम में आने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के बाद हमें पढ़ना है कुछ हीटिंग इफेक्ट के बारे में, कि जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, तो जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट पढ़ने के बाद वेट ओके, हीटिंग इफेक्ट पढ़ने के बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है पावर। हाउ टू कैलकुलेट पावर। तो हम पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट कंटेंट। आप फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये स्लाइड पता नहीं कैसे छोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, देन ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, और इसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर, और बस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कंटेंट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, चार्ज के बारे में, राइट। ओके, सो देखिए चार्ज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे चार्ज, या फिर इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। हम सब जानते हैं कि चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये चार्ज दो टाइप की होती है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर हम एटम के टर्म्स में जाने तो जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंटेन करते हैं निगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होते हैं वो कंटेन करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कुछ बेसिक सी चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि चार्ज की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ओके, Q इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी एक्चुअली ये होता है वेट चार्ज Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। मतलब किसी भी डिवाइस का जो टोटल चार्ज होता है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिटिव इज फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस सिंबल इज फॉर निगेटिव चार्ज। सो Q का फॉर्मूला होता है NE। यहाँ पर N जो होता है वो होता है कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और जो E है वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एंड एज हम सब जानते हैं कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम्ब। कूलॉम्ब इज ए यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम ये याद भी कर सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, क्या होता है ये,
कूलॉम। कूलॉम को हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव लगा लेंगे, और अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो चार्ज के बारे में बस आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन जाननी है क्लास 10th के हिसाब से। वैसे तो चार्ज का जो एरिया है बहुत ही ब्रॉड है, और अपकमिंग क्लासेस में आप क्लास 12th में चार्ज के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, वैसे भी इस वीडियो के बाद मैं चार्ज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर जा कर के चार्ज के बारे में और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो चार्ज के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वेट, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से। इसको हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ सिंबल आई। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट होता है कि किसी भी कंडक्टर से, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको समझेंगे हम ध्यान से, किसी भी कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन वहां से पास करते हैं, या फिर जितना चार्ज पास करता है 1 सेकेंड में, उसे कहते हैं करंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 100 कूलम चार्ज पास हुआ, कितना, 100 कूलम ऑफ चार्ज, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है 100। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge, it means charge upon time। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ही क्या हो जाता है, चार्ज अपॉन टाइम। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। या फिर हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T। ये करंट का होता है फॉर्मूला, I इक्वल टू Q/T। अब हम देखते हैं कि SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूले से ही हम यूनिट बनाते हैं। फॉर्मूले से अगर यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो I इक्वल टू है Q/T। इट मीन्स करंट का जो यूनिट होगा, अगर हम यहाँ Q देखते हैं, Q है चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, और नीचे है टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी कूलॉम पर सेकेंड। क्या कह सकते हैं, कूलॉम पर सेकेंड। लेकिन कूलॉम पर सेकेंड को ही एक अलग नाम से जाना जाता है, एम्पियर। कूलॉम पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ देता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट बताओ, तो वैसे तो आपको आंसर लिखना है एम्पियर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, बट आप एम्पियर की जगह पे कूलॉम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन आपके पास आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो हो सकता है कि अगर ऑप्शन में एम्पियर ना हो तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा, वेट, तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला देख लिया, उसका ऐसा यूनिट देख लिया, उसकी डिफिनीशन हमने देख लिया है ना। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है, इस करंट को मेजर करने की कौन सी डिवाइस होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसका नाम है एमीटर,
इसका नाम है एमीटर। एमीटर को डिनोट किया जाता है इस तरीके से, एक सिंबल होता है ए, इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये एमीटर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ए जैसा ऐसा कुछ अगर सर्किट में दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जो चीज़ आपको दिख रही है वो क्या है, एमीटर है। ओके, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एमीटर को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है एमीटर और इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और कई कई बार पूछा जा सकता है कि जैसे आई का फॉर्मूला होता है Q/T, बट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि Q इक्वल टू होता है एनी, ये मैंने पढ़ा है ना, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो क्या हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू प्लस माइनस NE/T। तो ये फॉर्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। इस पर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। अगर आपको कोई टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर n की वैल्यू दिया हुआ है तो ईजिली हम किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि I इक्वल टू हमें चाहिए NE/T। अगर n दिया हुआ हो, t दिया हुआ हो, E की वैल्यू तो हम सबको पता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर हम ये तीनों वैल्यू दिया है तो हम I को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल V। इसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ओके, जो जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ वो पॉइंट्स आप जरूर याद रखना, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहो तो आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर भी उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट फ्लो होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट। लेकिन वो करंट फ्लो क्यों होता है? वो करंट फ्लो होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या है, आइए देखते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से अगर किसी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर हम पानी रख देते हैं तो क्या वो पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ये पानी तभी फ्लो करेगा जब वो वहाँ पे क्या हो, सरफेस में कुछ स्लोप हो। जब स्लोप होता है तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम पानी गिराते हैं वो पानी ईजिली नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ईजिली बहते बहते नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, हाई, यहाँ पे प्रेशर लो। सो जो वाटर करंट है, वाटर करंट फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक है। इन सिमिलर वे ये वाटर करंट था, है ना। वाटर करंट कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इन सिमिलर वे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। ये वाटर करंट है और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, नाम भी एक जैसा है। तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ फ्लो होगा जहाँ पर एक हाई प्रेशर का चार्ज होगा और एक लो प्रेशर का चार्ज होगा। यही जो हाई प्रेशर का जो चार्ज है, इसे ही हम कहते हैं हाई पोटेंशियल। इसे हम क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल, या फिर प्रेशर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हाई पोटेंशियल और यहाँ पर होता है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। और हमेशा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में ही फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट लाइक वाटर करंट, वाटर करंट नीड्स प्रेशर डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आल्सो नीड्स प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। इनके पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम कहते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई थिंक आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं कि ये पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल को अगर डिफाइन किया जाए तो इसकी डिफिनीशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन लगता है ना, उसे कहते हैं पोटेंशियल। और अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल गिवन हो तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना। तो चलो हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, वहां पर हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। इसके बाद वेट, हाँ, अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं शॉर्ट में पीडी भी लिख रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नोट कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए अगर वर्क लगाना पड़े डब्लू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज के बराबर, होता है बराबर। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करूं तो V इक्वल टू क्या होगा, W/Q। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क और चार्ज गिवन होता है और पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे टोटल 3 क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क एंड चार्ज, और इस तीनों में से कोई 2 गिवन होगा और आपको तीसरा निकालने के लिए कह सकता है ना। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की निकालेंगे एसआई यूनिट। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट को हमेशा ना फॉर्मूले से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर है वर्क, तो हम सब जानते हैं कि वर्क की यूनिट होती है जूल, हम सबको पता है, और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि जूल पर कूलॉम। सो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलॉम। बट यही जूल पर कूलॉम इक्विवेलेंट होता है एक यूनिट का जिसे बोलते हैं वोल्ट। एक यूनिट होती है वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप वोल्ट कह सकते हैं, या फिर अगर वोल्ट ऑप्शन में नहीं है तो आप उसका आंसर जूल पर कूलॉम भी बता सकते हैं। दोनों ही आपका आंसर सही होगा, लेकिन अगर आपको आंसर लिखना है तो वोल्ट लिखना ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी को एसआई सिस्टम में एक्सेप्ट किया गया है। ओके, एंड वोल्ट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल V। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट का भी फॉर्मूला देखा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला देखा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने देखा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट देखा। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस था जिसका नाम था एमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए भी कोई तो डिवाइस होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस के द्वारा मेज़र किया जाता है। तो अपनी अगली स्लाइड में हम यही देखेंगे। तो हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वेट, उस डिवाइस का नाम है, वेट, ओके, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ऐसा कुछ सिंबल लगा हुआ है, V यहाँ पर है प्लस माइनस, तो ये जो सिंबल होता है ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है कि वोल्टमीटर कहाँ पर कनेक्ट होता है, तो किसी भी सर्किट में वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है।
इसके पीछे भी एक कुछ कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होता है, जो एमीटर होता है वो सीरीज में ही क्यों कनेक्ट होता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो कभी सेपरेट वीडियो में। ठीक है, ये हमारी वन शॉट वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो शॉर्ट कंटेंट है वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल मैंने बता ही दिया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ आपका इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपका कंप्लीट होता है। कुछ यहाँ पर वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कुछ आपको फॉर्मूला ऐसा देखने को मिल सकता है, कुछ प्रीफिक्स साइंस में बार बार यूज़ होता है। जैसे कि करंट को मेज़र करने के लिए यूनिट थी एम्पियर, तो आपसे पूछ दिया जाता है कि 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है। तो एम्पियर तो ठीक है, मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3, तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसी तरह कोई पूछ दे आपसे 1 किलो वोल्ट कितना होगा, किलो का मतलब होता है 1000 और वोल्ट तो यूनिट है, इट मीन्स 10⁻³ वोल्ट। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 मेगा वोल्ट कितना होगा, तो मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6, है ना। ये कुछ प्रीफिक्सेस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और प्रीफिक्स की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, हेक्टो, डेका, डेसी, टेरा। ठीक है, ये सारे प्रीफिक्स हैं जो बार बार बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन करंट के लिए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को आप ज़रूर से याद रखेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। इस सबसे पहले हमारा कंप्लीट हुआ चार्ज। चार्ज के बाद सबसे पहले तो हमने कंटेंट देखा था, इसके बाद हमने कंटेंट के बाद देखा था चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज के बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कुछ डिवाइस जैसा कि एमीटर, एमीटर के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए या फिर उसका यूनिट देखा, और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर उसको मेज़र किस डिवाइस से किया जाता है, वो डिवाइस का नाम था वोल्टमीटर। यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ लिया। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ। सो लेट्स सी क्या होता है ये। हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। आप प्लीज़ इसको मार्क कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन हर 1-2 साल में ओम्स लॉ से या तो न्यूमेरिकल आएगा, या तो इसका स्टेटमेंट पूछ देता है, या तो मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ देखते हैं क्या होता है। ओम्स लॉ जी का स्टेटमेंट क्या है, देखेंगे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ओम जी ने कहा था कि किसी भी कंडक्टर में पहले तो अगर कोई फिजिकल कंडीशन सेम हो, फिजिकल कंडीशन सेम का मतलब एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ओके, इस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है आई, और मान के चलो कि इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। यही दो टॉपिक तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले हमने करंट पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो ओम जी ने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज होगा जिसे बोलते हैं R, और यहाँ पे हो जाएगा RI। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बार बार यूज़ होता है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा कि ये क्या होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम जी का स्टेटमेंट था जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनल को हटाए तो हमने यहाँ पर R का यूज किया। ये जो R है एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। इस R को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। इस R को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। अगली स्लाइड में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ये रेसिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए
कि रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं रेसिस्टेंस को डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर यहाँ R की बात करें, R इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई, है ना। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो अगर कई बार ऐसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया रहेगा, और आपसे बोलेगा कि आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि रेसिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। हिट ओके, सो रेसिस्टेंस, देखिए रेसिस्टेंस होता क्या है। ये बहुत ही कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी है। इसका नाम ही है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्ट करता है, ये रोकता है। क्या रोकता है, अगर किसी सर्किट से करंट फ्लो होता है ना, तो ये करंट के पाथ को अपोज करता है। ओके, सो रेसिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है। लगभग जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उसकी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस वैल्यू होती है। अगर आप अपने घर में भी बात करो ना, तो आपके घर में फ़ैन होगा, फ्रीज होगा, बल्ब होगा, इवन वायर भी होगा, है ना। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सबका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। मतलब अगर उस डिवाइस से करंट फ्लो होगा तो वो जो डिवाइस है वो करंट को क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। तो अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में देखा है ना, आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला देखा आर इक्वल टू था वी बाई आई। इसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट बात करूं तो वी से होता है वोल्ट, और करंट से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट होगा, वोल्ट, और करंट आई, आई करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। यस और नो। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज व्हाट, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो हम इससे तो बोल ही सकते हैं इसकी ऐसा यूनिट, इसका एक और ऐसा यूनिट है, या तो हम वोल्ट पर एम्पियर बोल दें या तो हम इसको बोलते हैं ओम। जैसा कि ओम जी के स्टेटमेंट से ही हमने रेसिस्टेंस को पहली बार जाना था, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम ने डिसाइड किया कि हम ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस किसे बोलेंगे, ओम को बोलेंगे, ठीक है। अगर ओम ऑप्शन में नहीं हो तो आप वोल्ट पर एम्पियर पे भी टिक कर सकते हैं। ओम को डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर से, ये सिंबल, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा, इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा, ठीक है। यानी कि रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय अ सिंबल नोन एज ओमेगा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर कोई ऐसी वैल्यू लिखा हो, आपको दिखेगा क्वेश्चंस वगैरह में 5 ओम, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। 10 ओम, ये क्या बता रहा है, इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। कुछ प्रीफिक्स भी देख लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हो 1 किलो ओम, इसका मतलब क्या है, 1000 ओम, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए 1 मिली ओम, इसका मतलब 10⁻³ ओम। तो प्रीफिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो बच्चे मुझे जानते होंगे उनको ये चीज़ पता है कि मैं प्रीफिक्स पे कितना जोर देता था, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हमने अभी पढ़ा रेसिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया कि हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। किसी भी डिवाइस का रेसिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, है ना, थोड़ी बहुत तो रेसिस्टेंस वैल्यू होगी। रेसिस्टेंस को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि आपने जब मैकेनिक्स पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन। तो जिस तरह से फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो मोशन को अपोज करता है, उसी तरीके से जो रेसिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है। जिस तरह से फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, उसी तरीके से रेसिस्टेंस की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अगर रेसिस्टेंस इतना इम्पॉर्टेंट है तो ये जो रेसिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस डिपेंड्स, मतलब रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में।
आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर भी आपको जिस भी टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैं इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो हर पर्टिकुलर टॉपिक का मैं एक सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, है ना, 5 से 10 मिनट का सेपरेट वीडियो। लेकिन इस एक वीडियो में तो वो मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो है। दिस इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस वीडियो को ना देखिए, आपके लिए मैं अलग से कंटेंट अपलोड कर दूंगा, है ना। दिस इज ओनली रिवीजन वीडियो। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिन्होंने एक बार ये चैप्टर को पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस डिपेंड्स, है ना। रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता भी है ना। तो वैसे तो इसका जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला तो है लेंथ। जो रेसिस्टेंस होता है ना वो कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है ना। और वो डिपेंड भी कैसे करता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी भी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, है ना, अगर कोई कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लेंथ कम है तो इसकी रेसिस्टेंस कम होगी, ठीक है। सेकंड किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो कंडक्टर है ना इसका ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला कंडक्टर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस फिगर से समझें तो ऊपर वाला जो ये फिगर दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, मतलब इसका रेसिस्टेंस कम होगा, और सेकेंड वाले फिगर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। इसके अलावा रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। और टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना, ये आपकी जो अगली क्लासेस है 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है ना, कि हाउ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बट ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें मतलब है 2 फार्मूले से, एक तो ये R प्रोपोर्शनल टू L और एक R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इस दोनों को मिला करके हम एक नया फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो हमने जैसा कि पढ़ा कि R प्रोपोर्शनल टू L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम ये दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यहाँ पर फिर एक प्रोपोर्शनल आ गया। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होगा, रो। ये इस सिंबल को हम कहते हैं रो। यहाँ फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी यूज हुआ, है ना, जिसे कि हम कहते हैं रो। और ये रो क्या है, रो को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले को जोड़ने के बाद हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिंबल से, ये सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल से इसे डिनोट करते हैं। सिंबल को क्या पढ़ते हैं, सिंबल का नाम है रो, इसको प्रोनाउंस करते हैं रो, RHO, रो।
है ना। ये भी एक ग्रीक लेटर है, उसी से हम रेसिस्टिविटी को डिनोट करते हैं। तो अब एक नया टर्म आ गया रेसिस्टिविटी। देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी का यहाँ से अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो सकता है, इससे देख लीजिए, क्रॉस सेक्शन करो, आर ए बाई एल। ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आएगा, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। सो रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो वो क्या होगा। रेसिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है ओम मीटर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, ओम मीटर। इस फॉर्मूले से ना आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अगली स्लाइड में। जैसा कि मैंने कहा है कि अगली स्लाइड में मैं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर थ्योरी पार्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे फॉर्मूला रेसिस्टिविटी, याद रखेंगे रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट टर्म है, ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी जैसे कि कॉपर की रेसिस्टिविटी वैल्यू अलग होगी, आयरन की अलग होगी, निकेल का अलग होगा, कोबाल्ट का अलग होगा। सो हर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी वैल्यू अलग अलग होती है, क्लियर है। रेसिस्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करता कि अगर दो कॉपर वायर है, तो अगर एक कॉपर वायर का लेंथ ज़्यादा है या एरिया ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो रेसिस्टिविटी कम ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी वैल्यू हमेशा हर मटेरियल का फिक्स होता है। तो चलिए रेसिस्टिविटी हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लेट्स सी, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, या इसी को हम रेसिस्टर भी बोलते हैं, है ना। इस दोनों में अंतर होता है, बट वैसे यहाँ पे इसके अंतर से कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, आप तो बस शॉर्ट में समझ लो कि दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस है ना। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो या तीन रेसिस्टेंस है, R1 R2 R3। इसको अगर ज्वाइन कराना है, इसको ज्वाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब मेरी सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से अगर सारे शब्दों को सुनेंगे तो आपको इसमें कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए सपोज वी हैव थ्री रेसिस्टेंसेस, हमारे पास सपोज तीन रेसिस्टेंस है, एक दो तीन। ये तीनों रेसिस्टेंस की वैल्यू है R1 R2 एंड R3। ये तीनों इस तरीके से कनेक्टेड है कि देखो पहले वाले रेसिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे वाले रेसिस्टेंस के पहले एंड से कनेक्ट है, देखो, यानी सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड ऑफ अ सेकंड रेसिस्टेंसेस। इसी तरीके से सेकंड रेसिस्टेंस का जो सेकंड टर्म है वो थर्ड वाले रेसिस्टेंस के पहले टर्म से कनेक्टेड है, हाँ या ना। और इसी तरीके से ये कनेक्टेड होते जाएं, मतलब यहाँ पे तीनों रेसिस्टेंस एक ही पाथ में जुड़े हुए हैं, है ना। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब हम क्या कहेंगे कि तीनों रेसिस्टेंस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इसके दोनों एंड को हम पकड़ते हैं और दोनों एंड को हम एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये है पॉजिटिव एंड, ये है निगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड एंड निगेटिव एंड। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बना दिया है, ये पोटेंशियल सोर्स है, ये करंट है I, और ये है तीन रेसिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, अगर तीन रेसिस्टेंस या चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा,
अगर ये तीनों को हम हटा करके जगह पर हम एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रखना चाहें, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है सारे इंडिविजुअल जो रेसिस्टेंस है उनके सम के बराबर होगा। मतलब अगर 3 रेसिस्टेंस है तो तीनों के सम के क्या होगा? बराबर। अगर 4 रेसिस्टेंस होता है तो चारों के सम के बराबर होता, 5 होता तो पांचों के सम के बराबर होता। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर इस सर्किट का पोटेंशियल है V, करंट है I, तो तीनों ही रेसिस्टेंस से जो करंट है, क्योंकि रास्ता एक ही है करंट के जाने का, तो तीनों रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगा। याद रखेंगे जो जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स, तीनों ही रेसिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होगा? सेम करंट फ्लो होगा, करंट सेम रहेगा। अच्छा, क्या तीनों रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिवाइड होगा? हाँ, पोटेंशियल जो है V वो क्या होता है? डिवाइड होता है। अब इसका मतलब क्या है डिवाइड होना सेम? जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि ये क्या होता है। बस आप इतना याद रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सारे रेसिस्टेंस से करंट की वैल्यू सेम होती है और सारे रेसिस्टेंस में पोटेंशियल की वैल्यू डिवाइड होती है। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन रेसिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सपोज हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, और वो तीनों इस तरीके से कनेक्टेड है कि तीनों का जो फर्स्ट एंड है वो एक साथ कनेक्ट है और तीनों का जो सेकंड एंड है वो एक साथ एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, और उन दोनों एंड के बीच में एक सोर्स, पोटेंशियल सोर्स कनेक्ट है इस तरीके से। ये आपको दिख रहा होगा V, है ना। ये रेसिस्टेंस था R1, R2 एंड R3। अगर 3 या 3 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड हो कि सबका पहला एंड एक साथ कनेक्ट हो और दूसरा एंड भी एक साथ कनेक्ट हो, है ना, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जो आर इक्विवेलेंट है या आर इफेक्टिव है, कुछ भी बोल सकते हैं, आर रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये सारे जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उन सबके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। R1 1/R3 दिख रहा है। इस फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर तीनों रेसिस्टेंस का जो पाथ है वो अलग अलग होगा, है ना। इसीलिए तीनों रेसिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब और तीनों ही रेसिस्टेंस से जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम रहेगी। मतलब अगर टोटल पोटेंशियल है V तो R1 को भी V वोल्ट मिलेगा, R2 को भी V वोल्ट मिलेगा, R3 को भी V वोल्ट मिलेगा। मतलब इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट डिफरेंट होगा या करंट डिवाइड होगा। इज इट क्लियर? सीरीज में क्या था? सीरीज में उल्टा था। सीरीज में था करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट, और यहाँ पर है पोटेंशियल सेम करंट डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे ना, उसमें हम इसके बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बताना चाहूँगा, ठीक है। क्या होता है, अगर हमारे पास, हालांकि शॉर्ट ट्रिक लिमिटेड है ना, अगर आपको 2 रेसिस्टेंस दिए हुए हों, अगर आपको 2 रेसिस्टेंस आपके पास दिया हुआ, सपोज R1, वेट, सपोज R1 एंड R2, है ना, R1 एंड R2। अगर ये 2 दिया हो तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का एक ट्रिक होता है कि R इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R2 अपॉन दोनों का सम। ये बहुत अच्छा तरीका है
और बहुत ये बेनिफिशियल होता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। इसको आप ध्यान से वीडियो को रिपीट करके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक टॉपिक मैं आपको और बताना चाहूँगा जो कि स्किप हो गया, वो टॉपिक है कि कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उस सिंबल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हालांकि टॉपिक बहुत इजी है और आप सबको इसके बारे में ज़रूर आता होगा, फिर भी चलिए देखते हैं। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होने वाले सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ सिंबल्स बार बार यूज़ होते हैं, है ना। उस सिंबल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, तो चलो देखते हैं। कई ऐसे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होते हैं, उनका सिंबल क्या क्या होता है। जैसे कि अगर सेल की बात करो तो सेल को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये प्लस एंड होता है, ये माइनस एंड, दो बार के फॉर्म में दिखाते हैं, ये बड़ा बार और ये छोटा बार। अगर हम बैटरी की बात करते हैं, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो बैटरी को किस तरह से डिनोट करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। एक बड़ा बार बनाते हैं, एक छोटा बार, एक बड़ा बार, छोटा बड़ा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बैटरी में 1 2 3 सेल है ना। तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसको कुछ बुक में इस तरीके से भी फिगर को बनाया होता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। प्लस एंड और माइनस एंड आपको ये दिख रहा होगा, प्लस एंड है माइनस एंड। चलिए सेल बैटरी हो गया। इसी तरीके से आपको कई बार स्विच दिखाने के लिए आएगा, है ना। स्विच का सिंबल होता है, जैसे स्विच दो तरह का होता है, एक होता है ओपन स्विच और एक होता है क्लोज्ड स्विच, है ना। ओपन स्विच का सिंबल होता है इस तरीके से, और क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है ये। क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है स्विच ऑन, और ओपन स्विच का मतलब होता है स्विच ऑफ। तो क्लोज्ड स्विच का सिंबल होता है ऐसा। इसी तरीके से अगर बल्ब की बात करें, एक ही फिगर में सब बता देता हूँ। जैसे बल्ब की बात अगर हम करें, बल्ब, तो बल्ब का सिंबल होता है ये, इस तरीके से हम बल्ब को दिखाते हैं, है ना। ऐसे बीच में फिलामेंट लगा देते हैं और ये बल्ब का सिंबल हो जाता है। ये हो गया बल्ब। एक रेसिस्टेंस, तो जैसा कि मैंने बताया कि रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से, ये है आपका रेसिस्टेंस। मैंने अलग से आपको नहीं बताया स्लाइड में, जहाँ मैंने रेसिस्टेंस पढ़ाया था आप वहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। एक वेरिएबल रेसिस्टेंस का भी सिंबल होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। जैसे आप रेसिस्टेंस बनाएंगे ना, वहाँ पर आप एक एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसे कि रियोस्टेट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, रियोस्टेट, है ना, रियोस्टेट। आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो ये था कुछ डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बार बार यूज़ होते हैं, है ना। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना करके दिखा देता हूँ, एक आइडियल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक आइडियल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता कैसे है, अगर एग्जाम में आए तो आप इसको जरूर बनाइएगा। वेट, ओके। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं एक, मैं आइडियल सा एक आपके सामने इलेक्ट्रिक सर्किट बना देता हूँ और देखेंगे कि उसमें सारा डिवाइस कैसे यूज़ होता है, ठीक है। वेट, ओके। देखिए, जैसे कि एक सर्किट है जिसमें कि हम एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए हैं। ये आपके सामने एक बल्ब है, इसके सीरीज में कनेक्ट होता है एमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमीटर। एमीटर के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है सेल या बैटरी आप कह सकते हैं, दिस इज योर बैटरी। यहाँ पर है आपका स्विच, है ना। स्विच के बाद यहाँ पर ये वायरिंग से कनेक्टेड है। वोल्टमीटर लगा होता है हमेशा सर्किट के पैरेलल में, है ना। यह है आपका वोल्टमीटर, प्लस माइनस, यहाँ पर एमीटर का भी है प्लस माइनस। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सर्किट में एमीटर भी लगा हुआ है, वोल्टमीटर भी लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, स्विच भी लगा हुआ है। दिस इज योर स्विच, दिस इज योर बैटरी,
जिसका एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट के फॉर्म में, यहाँ से फ्लो होगा करंट। अब करंट कब फ्लो होगा? अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि जो स्विच है वो ऑफ है। अगर मैं यहाँ पे डॉट बना देता हूँ तो इसका मतलब है कि अब जो स्विच ऑन हो गया है और यहाँ से करंट फ्लो होने लगा। अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इस करंट की वैल्यू ये एमीटर बताएगा, इस बल्ब का वोल्टेज कितना है इस वोल्टेज को वोल्टमीटर बताएगा, और यहाँ से ये करंट इसी तरीके से फ्लो होते हुए फाइनली ये क्लोज लूप बनाएगा और इसी तरह से करंट फ्लो होता रहता है, इस तरीके से फ्लो होता रहता है ना। तो ये आपको दिख गया एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें कि मैंने आपको कुछ सिंबल बताई दी, जैसे ये स्विच है, ये बल्ब है, ये वोल्टमीटर है ना, ये आपका वोल्टमीटर है, ये आपका एमीटर है, ये करंट है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है पावर। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? पावर। अच्छा, पावर से पहले एक टॉपिक और रह गया है। वो टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to introduce you about heating effect. What is heating effect? तो देखिए, पहले मैं हेडिंग लिख लूँ। सबसे पहले तो इफेक्ट ऑफ करंट मैं आपको बता दूँ। इफेक्ट ऑफ करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? करंट के ना 3 मेनली इफेक्ट होते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। एक होता है केमिकल इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है हीटिंग इफेक्ट। एक होता है हीटिंग इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट के बारे में आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, एनोड कैथोड बैटरी वाला, ये सब करके आपने पढ़ा होगा। कभी मैं इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है। आपका जो 13 या 14 चैप्टर है बुक में, ये फिजिक्स का ही पार्ट है जिसमें कि आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। वो आप सेपरेट, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अभी हीटिंग इफेक्ट क्या है तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं। अगर किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है ना, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट आई फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ये इजीली आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते होगे तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है, चाहे बल्ब हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे रूम हीटर हो, चाहे इंडक्शन हो, कोई भी डिवाइस हो, है ना। इवन टीवी भी बहुत ज़्यादा चलते चलते गर्म हो जाता है। अगर आप मोबाइल को भी चार्ज करते हैं ना तो काफ़ी देर तक अगर उसे चार्ज में लगा दें तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि अगर किसी डिवाइस से करंट फ्लो कराएंगे तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसी को क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ें अगली स्लाइड में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कोई भी डिवाइस हो इसका हम फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे कि हम कपड़े प्रेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन का, है ना। इलेक्ट्रिक आयरन का हम यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? हीटिंग इफेक्ट। गीज़र, पानी गर्म करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम इमर्सन रॉड यूज करते हैं, रूम हीटर यूज करते हैं। ये सब क्या है? हीटिंग इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पर आपको हीटिंग इफेक्ट का सीधा फॉर्मूला बताता हूँ कि हीट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट में हम हीट को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है I²RT। अब ये फार्मूला बना कैसे? इस फार्मूले को दिए थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, और उन्होंने दिया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस हीटिंग के बारे में कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था, ठीक है। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता था? जूल जी का कहना था कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि जो हीट होता है ना वो उस डिवाइस के, जिस डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है उस डिवाइस के रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो हीट प्रोड्यूस होगा वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, अगर उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक
किसी डिवाइस से करंट की फ्लो कराई जाए तो वो ईजिली ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हम ज़्यादा देर तक कोई डिवाइस चलाते हैं तो वो ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए आपने घर में सुना भी होगा, आपके मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर आपको बोलते होंगे कि जैसे ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा देर तक फ़ैन भी चल रहा है तो फ़ैन को थोड़ा रेस्ट दे दो, है ना। क्यों बोला जाता है? इसीलिए कि वो जितना ज़्यादा समय तक यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर इस तीनों को जोड़ लिया जाए तो तीनों को मिलाने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये I²RT। ठीक है, इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं एच के। एक एच का फॉर्मूला होता है, अगर इसी फॉर्मूले में हम आई की जगह पे रख दे V/R, जैसा कि ओम्स लॉ होता है ना, V=IR, I= हम क्या रख सकते हैं, V/R। अगर हम ये रखें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V²/R² इंटू RT, RR कैंसिल, तो एच का फॉर्मूला क्या बन गया, V²/R इंटू टी, V²/R इंटू टी। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। एक और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर R की जगह पे V/I रख दूँ, है ना, तो वहाँ से भी एक H का फॉर्मूला बन जाएगा, H=VIT। तो हीट के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। इस तीनों में से किसी भी फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आप अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बाकी डिटेल्स में मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। अब जो हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है उसे कहते हैं पावर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में, कि पावर क्या होता है। पावर के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा वैसे। ठीक है, पावर पावर कैसे पता करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक सिंपल सी डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कोई काम कर रहा है तो काम को जितनी जल्दी कर सकता है, माने जितने कम टाइम में करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। सो पावर इज डिफाइंड एज, पावर का फॉर्मूला होगा वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, यानी कि P=W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अगर कोई दो पर्सन है और दोनों किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन एक कोई किसी काम को जल्दी कर रहा है, कम समय में कर रहा है, मतलब अगर टाइम कम लग रहा है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसकी पावर कम होगी। तो आई थिंक आपको पावर समझ में आ रहा हो। अगर मैं पावर की एसआई यूनिट की बात करूं बच्चों, है ना, एसआई यूनिट की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। अच्छा, वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, है ना। लेकिन जूल पर सेकेंड को हम एक और यूनिट से जानते हैं जिसे बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट, W। तो या तो आप जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं या फिर उसे आप वॉट भी कह सकते हैं। सो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। हालांकि इस वॉट की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है ना। एक सिंपल सा अगर हम एलईडी बल्ब की भी बात करें तो वो भी होता है 9 वॉट का, है ना, जो हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं। यानी वॉट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसीलिए पावर के लिए हम कुछ बिगर यूनिट की यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी बड़े यूनिट का हम यूज़ करते हैं। अब वो बड़ा यूनिट क्या है, चलिए देखते हैं। अगर हम किसी बड़े यूनिट की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया वॉट, बड़ी यूनिट होती है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, किलो का मतलब मैंने बार बार बताया, किलो का मतलब होता है 1000। इट मीन्स 1 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा, 1000 वाट। अगर हो जाएगा 1 मेगावाट तो मेगा का वैल्यू होता है 10 लाख, है ना, यानी 10⁻⁶ वाट। तो ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यूनिट, है ना, मेगावाट और नहीं तो फिर मेगावाट नहीं तो किलोवाट, है ना। एक और बहुत ज़्यादा पावर की यूनिट यूज़ होती है जिसे बोलते हैं हॉर्स पावर। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, है ना, क्या, हॉर्स पावर। ज़्यादातर व्हीकल की जो इंजन वगैरह होता है वो हॉर्स पावर के टर्म्स में ही मेज़र किया जाता है। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट। 746 वाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है। उसका आंसर होगा 746 वाट। तो आई होप कि आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा।
करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद एक टॉपिक और अपना रह गया है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो कॉमर्शियल यूनिट है, आपने देखा होगा कि हम सबके घर में मंथ के एंड में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। आप सबने देखा होगा, सबके घर में आता होगा, है ना। और वो किस फॉर्म में रहता होगा, यूनिट के फॉर्म में, 10 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया, है ना। तो इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आइए मैं आपको लास्ट टॉपिक यही समझा देता हूँ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो चलिए आइए समझते हैं ये कैसे मेज़र किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का तो आता ही है ना। देखिए, मैं बात करता हूँ 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट क्या होता है, पहले तो 1 यूनिट का जो पूरा नाम होता है वो होता है BOT यूनिट। BOT यूनिट, BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका पूरा नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जैसे अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा 200 यूनिट, तो पर यूनिट गवर्नमेंट को चार्ज करती है ना। जैसे मान लीजिए 1 यूनिट का चार्ज है 8 रुपये, तो 100 यूनिट का कितना खर्च आपको आएगा, 800 रुपीज़, है ना। तो यही कैलकुलेट। लेकिन अब ये 1 यूनिट कितना होता है, तो आइए हम ये समझते हैं। देखिए, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पावर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, एनर्जी या फिर वर्क, है ना, वर्क एनर्जी लगभग सेम होते हैं, एनर्जी बाय टाइम। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम। यस और नो, यस। ये एनर्जी क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम। पावर होता है किसी भी डिवाइस का, किसी भी डिवाइस का, जो आप पंखा, बल्ब, फ्रिज, रूम हीटर, टीवी, जितनी भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसका कुछ ना कुछ पावर होता है। और वो पावर को आप जितनी देर तक यूज़ करते हैं उसका प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट देखूं, वो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होनी चाहिए, वॉट सेकंड, या वॉट सेकंड को ही हम जूल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वॉट बहुत ही छोटी वैल्यू है, सेकंड भी बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम यूज़ करते हैं इनकी बड़ी वैल्यू। तो देखिए, अगर मैं पावर की बड़ी यूनिट यूज़ करूँ तो पावर की बड़ी यूनिट होती है किलोवाट और टाइम की बड़ी यूनिट होती है आवर। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक बड़ी यूनिट होगी जिसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। यही 1 किलोवाट आवर कहलाता है, ये कहलाता है, वेट, इसी किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। मतलब अगर आपके घर में 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इसका मतलब आपके घर में 100 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। अब ये 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से समझना। 1 किलोवाट की, किलोवाट में कितना वाट होगा, 1000 वाट, 1000 वाट। आवर में कितने सेकंड होंगे, हम सब जानते हैं आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड। अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितना आता है, 3612345, इतना वाट सेकेंड, यानी इतना जूल। ये जो वैल्यू है ये 1 किलोवाट आवर की है, इसी को बोलते हैं वन यूनिट। इसको और मैं अगली स्लाइड में और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 पे है, टोटल 60, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 1 5 और 1 6, इतना जूल है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और यही होती है 1 यूनिट की वैल्यू।
ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आपको सिंपली अगर एग्जाम में निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो पहले तो आप पावर और टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो, पावर और टाइम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। टाइम को आवर के फॉर्म में रखना और पावर को किलोवाट के फॉर्म में रखना। अगर इस फॉर्मेट में हम रख के प्रोडक्ट कर देते हैं तो ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, मैंने बार बार बोला है कि उसके बारे में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, क्या क्या। उस वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, है ना, एक्सेम्पलर प्रॉब्लम या फिर एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम्स को हम उसमें सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल भी, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी पार्ट था, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। शायद मैं टॉपिक कोई भूल गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।